स्कोडा वो ब्रांड है जिसने एक लंबे समय तक इंडिया के अपर मिडिल क्लास को केटर किया है और ऐसी कार्स बनाई हैं जिन्होंने लग्जरी और उससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस के अंदर नाम कमाया है। फिर वो चाहे स्कोडा की ऑक्टाविया हो, एक समय पहले आने वाली लॉरा या फिर रीसेंट डुओ, ऑलमोस्ट सभी कार्स काफी ज्यादा आइकॉनिक है और परफॉर्मेंस में अव्वल दर्जे पर आती हैं। लेकिन मेरी नजरों में इनकी सबसे ज्यादा आइकॉनिक गाड़ी है सुपर्ब और उसका सबसे बड़ा रीजन है लंबाई। इस गाड़ी के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए इतना चलना पड़ता है क्योंकि इस गाड़ी की जो लेंथ है ना वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा रही है। सुपर्ब की जिस जनरेशन को मैं इस वीडियो के अंदर रिव्यू कर रहा हूँ ना वो है सुपर्ब की 3rd जनरेशन और ये गाड़ी लेंथ के मामले में ऑलमोस्ट BMW की 5 सीरीज तक पहुंच जाती है। लेकिन सुपर्ब सिर्फ लेंथ के मामले में ही सुपर्ब नहीं है। इसमें स्कोडा की टैगलाइन यानी कि सिंपली क्लेवर के तहत बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको किसी भी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलते हैं और इन सब में भी मुझे सबसे बढ़िया लगता है ये फीचर, जिसकी वजह से इस गाड़ी को सेडान के साथ साथ एक लिफ्ट बैग भी बोला जाता है। ये एक प्रॉपर रिव्यू होने वाला है जिसमें मैं इस गाड़ी के हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा, वो फिर चाहे इस गाड़ी की राइड क्वालिटी हो या फिर इसके सिंपली क्लेवर फीचर्स जो कि स्कोडा की टैगलाइन भी है, सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे जैसे जैसे इस गाड़ी की जो जनरेशन है वो बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस गाड़ी के खरीदार कम होते जा रहे हैं और हो सकता है आगे चल के इस गाड़ी को बंद कर दिया जाए पूरी तरीके से। सब पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये गाड़ी आखिर प्रकट कहाँ से हुई है, इस गाड़ी की ओरिजिन क्या है, इसको हम जल्दी से समझ लेंगे। स्कोडा सुपर्ब की पहली जनरेशन 2001 में लॉन्च हुई थी और तब से अब तक इस गाड़ी की 4 जनरेशन आ चुकी है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। शुरुआत से ही स्कोडा का सुपर्ब को लेकर एम बिल्कुल क्लियर था, उन्हें एक ऐसी गाड़ी बनानी थी जो मास मार्केट होने के बावजूद भी एक लग्जरी वाली गाड़ी की फील दे सके और इसीलिए इस गाड़ी को बनाया गया फोक्सवैगन ग्रुप के B5 PL45 प्लस प्लेटफॉर्म पर, जो कि वही प्लेटफॉर्म है जिस पर ऑडी की A4 और S4 जैसी गाड़ियां बनाई जाती थी। लेकिन ऑडी की सबसे छोटी गाड़ी पर बेस्ड होने के बावजूद भी इस कार की लंबाई ऑडी A4 से काफी ज्यादा लंबी थी। उस वक्त ऑडी A4 की लंबाई 4520 mm के आसपास हुआ करती थी, लेकिन तब स्कोडा सुपर्ब की लंबाई 4800 mm के आसपास थी, यानी कि तब भी ये गाड़ी A4 से लगभग 1 फुट लंबी थी। सिमिलरली जो सुपर्ब की 2nd जनरेशन थी वो फोक्सवैगन के B6 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी और ये गाड़ी इंडिया में भी आई थी और इस गाड़ी की जो लेंथ थी ना वो अगेन A4 से काफी ज्यादा लंबी थी और अपने प्रीडिसेसर की लेंथ को भी पार कर गई थी। हालांकि ये गाड़ी बनी उसी प्लेटफॉर्म पे थी जिसपे A3 और Q3 जैसी ऑडी की छोटी गाड़ियां बनती थी, यानी कि A4 से भी छोटी गाड़ियां, लेकिन फिर भी इस गाड़ी की लंबाई काफी ज्यादा थी। वैसे पर्सनली बोलूं तो सुपर्ब की ये जनरेशन मेरी फेवरेट थी। जब ये इंडिया में आई थी तब मैं काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था और जब भी मैं इस गाड़ी को सड़क पे देखता था तो ये गाड़ी मुझे बाकी गाड़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा लंबी दिखाई देती थी। इवन आज भी इस गाड़ी को देखकर यही लगता है कि ये वाली जनरेशन ना बाकी सुपर्ब जनरेशन से काफी ज्यादा लंबी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि रियलिटी तो ये है कि जिस गाड़ी को हम इस वीडियो के अंदर रिव्यू कर रहे हैं यानी कि 3rd जनरेशन को, वो गाड़ी 2nd जनरेशन से भी ज्यादा लंबी है क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो है 4861 mm की, यानी कि ये लेंथ ऑलमोस्ट ऑडी A6 के आसपास पहुंच चुकी है। और अगर सुपर्ब की 4th जनरेशन की बात करें जो कि 2023 में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च हुई थी और इस साल या फिर अगले साल इंडिया के अंदर भी आ जाएगी, तो उसकी लेंथ ऑडी A6 से भी ज्यादा लंबी है क्योंकि वो गाड़ी 4900 mm तक पहुंच चुकी है। हाँ, मैं यहाँ पर ऑडी A6L की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल ऑडी A6 की बात कर रहा हूँ, उससे लंबी है ये गाड़ी। सीरियसली बहुत ही ज्यादा लंबी कार है, लेकिन एग्जैक्टली ये लंबी गाड़ी फील कैसी होती है चलिए वो भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा यू ड्राइव मी क्रेजी को, जिन्होंने अपनी ये गाड़ी प्रोवाइड कराई फॉर द रिव्यू। यू ड्राइव मी क्रेजी दिल्ली के अंदर एक यूज्ड लग्जरी कार डीलरशिप है जो कि हाई क्वालिटी, लेस ड्रिवन, सुपर स्पेक लग्जरी और सुपर कार्स के अंदर डील करते हैं। इनके पास कई सारी ऐसी रेयर और हाई डिमांड वाली लग्जरी कार्स अवेलेबल हैं जो कि पूरे इंडिया के अंदर मिलना मुश्किल है। सो डू चेक एम आउट। डीलरशिप की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। चलो चालू करते हैं और सबसे पहले इस गाड़ी के डिजाइन की बात करते हैं। अब वैसे तो मेरी पर्सनल फेवरेट जनरेशन यही वाली है इन टर्म्स ऑफ लुक, बट एक बात तो माननी पड़ेगी, स्कोडा के डिजाइन लैंग्वेज के साथ अगर कोई भी गाड़ी बनाई जाती है ना तो वो अच्छी ही दिखाई देती है। एंड दिस वन हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग सेडान्स अवेलेबल इन इंडिया अगर हम C और D सेगमेंट सेडान्स की बात करें तो। ये पर्टिकुलर कार 2018 की है और ये है स्टाइल वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट। लेकिन अगर आप एक स्कोडा एक्सपर्ट नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि ये एक बेस वेरिएंट है कि नहीं है, क्योंकि कार में आपको LED प्रोजेक्टर लैंप का सेटअप देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर DRL भी है। हम सब जानते हैं ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्कोडा इश है, सारी की सारी गाड़ियाँ ज़्यादातर ऐसी दिखती हैं स्कोडा की। इसमें जो ग्रिल दिखती है हमारे को वो भी स्कोडा की ही है, बिल्कुल सारी की सारी कार्स में स्कोडा की ऐसी ही ग्रिल्स होती है, नथिंग न्यू। लेकिन इस कार का जो लुक आता है अपने आप में बहुत ज़्यादा एलिगेंट होता है, बहुत एलिगेंट लगती है गाड़ी दिखने में, मेरे को हमेशा से पसंद थी। ये वाली जो जनरेशन की, चाहे वो ऑक्टाविया हो या फिर स्कोडा सुपर्ब हो, ये सारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं। फ्रंट तो एलिगेंट है ही, लेकिन इसकी साइड हमेशा से ही सबके लिए पॉइंट ऑफ टॉक बनी रही है ड्यू टू इट्स लेंथ।
हाँ, अपने स्लोपिंग सी पिलर की वजह से ये सेकंड जनरेशन के मुकाबले थोड़ी कम लंबी दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली में ये गाड़ी उससे लंबी है एट 4861 mm, जैसा कि मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था आपको। और अगर रेयर में आए तो पीछे से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एलिगेंट तो दिखाई देती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड दैट्स द लिफ्ट बैग। यानी कि इस कार का बूट लिड और ग्लास दोनों एक साथ खुल सकते हैं, जिसके चलते इसको लिफ्ट बैग बोला जाता है, जो कि हैचबैक की एक मोर स्लोपी फॉर्म को बोला जाता है। इस डिजाइन की वजह से इस बूट के अंदर बहुत बड़ा सामान रखना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, और आप ऐसा जरूर करोगे भी, क्योंकि इसका जो बूट है वो 625 लीटर्स का है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मैसिव बूट है। और अगर हम इसका कंपैरिजन टोयोटा की कैमरी से करें, जो कि ऑलमोस्ट सेम लंबाई के साथ आती है, तो उसका बूट भी इससे 100 लीटर छोटा है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बूट है। और ये सिर्फ बड़ा ही नहीं है, स्कोडा ने इसके अंदर बहुत ही सारे क्लेवर फीचर दे रखे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यूजेबल बन जाता है। यहाँ पर स्कोडा ने काफ़ी सारी सिंपली क्लेवर चीज़ें करी हुई है। यहाँ पर आप कुछ टांग सकते हो, इसमें भी कुछ लटका सकते हो। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे मेडिकल एड की किट दिया हुआ है। यहाँ पे जगह देखो यार कितनी सारी है, पता नहीं क्या क्या, मेडिकल के अलावा भी बहुत कुछ रख लोगे आप। और यहाँ पर भी अगेन यहाँ पर अच्छा मेडिकल वाली यहाँ पे डाल रखी है, लेकिन यहाँ पर भी आप टूल्स रख सकते हो अपने। और इसमें भी सेम चीज़ें रिपीट करी हैं। और अगर हम इसको देखें तो ये भी ऊपर किया जा सकता है, और इसके नीचे भी रखने की बहुत सारी जगह दी हुई है, नेट दिया हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो हुक्स हैं, इधर भी हुक हैं, इधर भी हैं। और यहाँ पर भी किसी चीज़ को अगर आपको दबा के रखना है तो इन्होंने ये दिया हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे भी 625 लीटर्स के बूट को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली इस आर्म रेस्ट को नीचे करिए और फिर इस लीवर को खींचिए और बूट का एक्सेस ओपन हो जाएगा। अब गाड़ी के अंदर आई गए हैं तो इसके इंटीरियर की बात भी कर लेते हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल ओनली फोकस ऑन द थिंग्स जो मुझे पसंद आई है इस गाड़ी के बारे में और जो मुझे पसंद नहीं आई है। जो सबसे पहली चीज मुझे इसके इंटीरियर्स के बारे में पसंद आई है वो है सेंस ऑफ स्पेस इनसाइड द कार, खासकर इसकी रियर सीट्स पर। ये वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मैं ही चला रहा था अभी ये गाड़ी, और तब भी इसके अंदर जो लेग रूम है वो देखिए, इतना सारा लेग रूम है भाई। ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर किसी अपने सोफा के अंदर बैठे हैं, किसी ड्राइंग रूम के अंदर। बहुत ज़्यादा लेग रूम है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आप आराम से सो के जा सकते हो यार इस गाड़ी के अंदर। लेकिन एक कमी है इसके अंदर, यहाँ पे सिर्फ 4 लोग ही इस गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि बीच में ना यहाँ पर एक बहुत बड़ी टनल है इस कार के अंदर। बीच में देखते हैं क्या है इस सीट में। यहाँ पर हमें मिलता है कप होल्डर्स, बहुत अच्छी तरीके के कप होल्डर है। आई डोंट नो, हाँ इसमें आराम से आ जाएगा, कप्स अटकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं इसके अंदर कप्स आने के बाद। फ्रंट सीट्स का स्पेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, साथ ही साथ जो आएगी सीट्स है ना वो पावर एडजस्टेड भी है विद मेमोरी फंक्शन ऑन ड्राइवर साइड। और बाकी अगर मैं इस गाड़ी के कंफर्ट की बात करूं तो मैं उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूं। मैंने इस गाड़ी को लगभग 1-1.25 घंटा चलाया है और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ इस गाड़ी की जो सीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके अलावा इसके इंटीरियर में मुझे दूसरी सबसे अच्छी चीज़ लगी है द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी इट प्रोवाइड्स। इस कार के अंदर भर भर के हुक्स दिए गए हैं, फिर चाहे वो रेयर में ग्रैब हैंडल में दिए गए हों या फिर बी पिलर में। खूब सारे कवी होल्स हैं इसके अंदर और बहुत सारी स्टोरेज एरियाज हैं। साथ ही साथ इसके सेंटर कंसोल की स्टोरेज और ग्लव बॉक्स तो कूल्ड भी है। और इस गाड़ी का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट फीचर मुझे लगता है ऑल फॉर वन टच अप एंड डाउन विंडोज। चलो अब ड्राइवर सीट से बात करते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरीके से एनालॉग है और इसके अंदर जो MID भी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्कूल वाइब देती है, लेकिन सारे के सारे फीचर उसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा ओल्ड स्कूल इसलिए भी दिखता है क्योंकि ये 2018 की गाड़ी है, लेकिन जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो अभी भी फ्रेश फील होता है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में मुझे सब कुछ सही लगा, इसके कैमरा को छोड़कर। उसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। देखो इन सब चीज़ों के अलावा इस गाड़ी के जो इंटीरियर्स है ना इनकी ओवरऑल क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो ऊम्फ मिसिंग है जो कि टॉप मॉडल में मिलता है। यानी कि इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर्स के अंदर ना तो क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, ना ही हाई ग्लॉस का, जो कि इसके टॉप मॉडल्स में हमें देखने को मिलता है। अगर वो भी होते तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू बन जाती, लेकिन फिर भी जो भी है काफ़ी सही है और मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकता हूँ। चलो अब कार चलाते हुए बात करते हैं। इस कार को मैंने 1 से 1.25 घंटे तक चलाया था गुड़गांव के ट्रैफिक में और फ्री रोड्स पर भी। और इस गाड़ी को चलाने के बाद जो मेरा इनिशियल इंप्रेशन था ना वो ये था कि इस गाड़ी की जो ड्राइव क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। खासकर अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो मैं उससे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। गुड़गांव के अच्छे खासे चौड़े रोड्स पर जब एकदम से पॉटहोल्स आ रहे थे ना तो ये उनके ऊपर से ग्लाइड करके निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस गाड़ी के अंदर एयर सस्पेंशन लगे हों, जबकि ये बात सही नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, जो अभी अंडुलेशन आई हमें पता ही नहीं चली। सिटी के अंदर भी मुझे इससे ज़्यादा पता लगती है, तो आप समझ सकते हो सस्पेंशन कितना अच्छी तरीके से ट्यून किया गया है।
मतलब अंदर कुछ भी फील नहीं होता है। एसयूवीज भी खड्डों के ऊपर से बहुत आराम से निकल जाती हैं, लेकिन उनके अंदर वर्टिकल मोशन फिर भी होता है, लेकिन इस लंबी सेडान के अंदर वो भी नहीं है। अच्छा, इस गाड़ी के सस्पेंशन जरूर कंफर्टेबल फील होते हैं, पर मोड़ों पर ये गाड़ी एक सेडान वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही काम करती है। इस गाड़ी को हाई स्पीड पर भी मोड़ने पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है, जो कि एक बड़ी एसयूवी के अंदर बहुत ज्यादा एविडेंट होता है, या फिर इवन कई छोटी सेडान्स के अंदर, छोटी हैचबैक्स के अंदर भी देखने को मिलता है हमें, लेकिन वो मुझे इसके अंदर फील नहीं हुआ, विच इज अ ग्रेट थिंग। इस गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी बेशक बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन इस गाड़ी की पावर उसे पूरी तरीके से मैच नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें मिलता है 1.8 लीटर का TSI इंजन, यानी कि एक टर्बो चार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन वाला इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 177 bhp और 250 Nm का टॉर्क। ये पावर किसी भी मायने में कम नहीं है, लेकिन एक 1500 किलो और 5 मीटर लंबी गाड़ी के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील नहीं होती है। ये वैसी फील नहीं होती है जैसी कि सेम इंजन के साथ ऑक्टाविया फील होती है, लेकिन फिर भी एक फास्ट कार ज़रूर है और ट्रिपल डिजिट्स पर बहुत ज़्यादा आराम से पहुंच जाती है, और वहां जाने के बाद बिना किसी एफर्ट के वहां बनी भी रहती है। और अगर मैं इस गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी को ओवरऑल कंक्लूड करूंगा तो ये एक ऐसी गाड़ी है जिसे एक बंदा चलाना तो पसंद करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इस गाड़ी में पीछे बैठना तो उससे भी ज़्यादा पसंद करेगा। मेरे हिसाब से सुपर्ब अपने नाम पर एकदम सही बैठती थी, क्योंकि ये इतना कुछ ऑफर करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हुआ करती थी। साल 2010 स्कोडा की सुपर्ब के लिए एक गोल्डन ईयर माना जाता है इंडिया के अंदर, क्योंकि उस साल इस गाड़ी की 4161 यूनिट्स बिकी थी। हाँ, ये सुनने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन डी सेगमेंट वाली एसयूवीज तक भी आज की डेट में इतनी ज़्यादा नहीं बिकती हैं जितनी ये 2010 में बिक रही थी। इनिशियल ईयर की अच्छी सेल्स के बावजूद भी सुपर्ब की डिमांड धीरे धीरे कम होती गई, और आज की डेट में ये ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। इस गाड़ी को बेचना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि कुछ डीलर्स तो अभी तक भी पिछले साल के लॉट को बेचने की जद्दोजहद में लगे पड़े हैं, और इन हालातों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जब 4th जनरेशन इंडिया में लॉन्च हो जाएगी तब उसकी सेल्स बिल्कुल भी अच्छी हो पाएगी। देखो, सुपर्ब की ना एक यूएसपी थी, ये इंडिया के मिडिल क्लास की एस क्लास थी, यानी कि एक ऐसी गाड़ी थी जो स्पेस और क्वालिटी के मामले में टॉप नॉच थी, लेकिन प्राइस के मामले में ये बेसिक ऑडी A4 से भी नीचे हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे इस गाड़ी की ये यूएसपी खत्म होती चली गई ड्यू टू हायर टैक्सेस एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज, और आज की डेट में ये गाड़ी इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि ब्रांड न्यू इसको खरीदना बहुत ही कम सेंस बनाता है। 2018 की सुपर्ब स्टाइल यानी कि बेस मॉडल जो मैं इस वीडियो के अंदर चला रहा हूँ, वो लगभग 30 लाख की पड़ती थी 2018 के अंदर, और उसी टाइम पर जो ऑडी की A4 थी उसका बेस मॉडल 48 लाख का पड़ता था, यानी कि दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल के बीच में लगभग 18 लाख रुपए का फर्क था। लेकिन फिलहाल स्कोडा सुपर्ब जो इंडिया के अंदर मिल रही है वो 54 लाख रुपीज की है, यानी ऑडी A4 के करंट जनरेशन के प्राइस के बराबर। और गौर करने वाली बात तो ये है कि ये जो सुपर्ब की जनरेशन इंडिया में मिल रही है ये तो 3rd जनरेशन ही है, 4th जनरेशन तो अभी आई नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि क्यों कोई एक लेगेसी जर्मन लग्जरी ब्रांड की तरफ जाना नहीं चाहेगा। अब देखो, रीजन चाहे कुछ भी हो, CBO इंपोर्ट्स या फिर टैक्सेस, स्कोडा ब्रांड की बिना परफॉर्मेंस गाड़ी को इतना ज्यादा महंगा बेच पाना इंडिया के अंदर वो ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है, और इसीलिए आई डोंट थिंक ये कार आगे चल के ज्यादा लंबे समय तक बिक पाएगी इंडिया के अंदर। लेकिन हाँ, इस बात में बिल्कुल भी कोई शक नहीं है कि ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है, जैसा कि इसका नाम भी है। और अगर आप इसको सेकंड हैंड लेना चाहते हैं तो आप 4 से 5 साल पुरानी सुपर्ब ले सकते हैं, जो कि क्रेटा के प्राइस से भी कम के अंदर मिल जाएगी आपको, और आप फुल ऑन लग्जरी वाले मजे ले पाओगे। और क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं होगी तो आपकी जो ओनरशिप होगी वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगी। और आप चाहो तो ये गाड़ी आप यू ड्राइव मी क्रेजी से भी खरीद सकते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। बाकी आपको ये रिव्यू प्लस इंफोटेनमेंट वाली हाइब्रिड वीडियोस कैसी लग रही हैं आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में स्कोडा की सुपर्ब के बारे में आप अपने विचार जरूर छोड़िए। जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट D2 सेगमेंट की सेडान कौन सी है, कैमरी, सुपर्ब या कोई और। थैंक यू।